हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। बाबर ने नींव रखी, अकबर ने उसे बुलंदियों पर पहुंचाया और शाहजहां ने उसे संगमरमर में तराशा। मुगल साम्राज्य। लेकिन हर उत्थान का एक ढलान होता है। आज हम इसी ढलान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत है वो बताते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये विशालकाय साम्राज्य अगले 150 सालों में धूल में मिल गया। तो चलिए इस पतन की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये साम्राज्य अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा या बाहरी ताकतों ने इसे गिरा दिया। तो शुरुआत औरंगजेब से ही करते हैं। एक तरफ उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार पर था, हिंदुस्तान के लगभग हर कोने पर उसका परचम था। लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार कहते हैं कि पतन के बीज भी उसी के दौर में बो दिए गए थे। ये एक अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। और यही इस कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। औरंगजेब की विरासत आप कह सकते हैं एक दोधारी तलवार की तरह थी। देखिए, उसने लगभग 25 साल दक्कन में मराठों से लड़ने में बिता दिए। 25 साल? जी। इस लंबे चले युद्ध ने शाही खजाने को लगभग निचोड़ कर रख दिया। सेना सालों से युद्ध में थी, मोराल डाउन था और प्रशासन पर जबरदस्त बोझ था। फिर उसकी धार्मिक नीतियां आईं, जजिया कर को फिर से लागू करना, मंदिरों को तोड़ने जैसी नीतियों ने राजपूतों को नाराज कर दिया, जो कभी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। राइट। सिख, जाट, मराठा ये सब विद्रोही बन गए और आखिर में साम्राज्य का विशाल आकार उस जमाने के कम्युनिकेशन के साधनों के साथ दिल्ली में बैठकर काबुल और दक्कन को एक साथ संभालना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। सही बात है। तो जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा लेकिन बेहद थका हुआ और अंदर से कमजोर साम्राज्य छोड़ गया। और औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए, जिन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। जी, बाद के मुगल। हाँ, तो उनके बारे में तो यही सुनने में आता है कि उनमें से कोई भी इस चुनौती का सामना करने के काबिल नहीं था। क्या ये सच है? मतलब क्या यही सबसे बड़ा कारण था, एक के बाद एक नाकाबिल बादशाहों का आना? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर तो था ही। औरंगजेब के बाद काबिल नेतृत्व का एक लंबा अकाल पड़ गया। उसके बेटे बहादुर शाह प्रथम ने, जो 1707 में गद्दी पर बैठा, कुछ सुधार की कोशिशें की। उसने राजपूतों और मराठों से सुलह करने की कोशिश की। शाहू के पोते शाहू को कैद से रिहा भी कर दिया। अच्छा। लेकिन उसकी नीतियां हमेशा आधी अधूरी रहीं। आधी अधूरी मतलब वो कोई ठोस फैसला नहीं ले पाता था। इसीलिए उसे शाहे बेखबर का मजाकिया नाम मिला। शाहे बेखबर मतलब बेखबर बादशाह? हाँ, क्योंकि वो दरबार और प्रशासन के मामलों से काफी हद तक बेखबर रहता था। अच्छा, तो समस्या की शुरुआत यहीं से हो गई थी और उनके बाद तो शायद हालात और बिगड़ते ही चले गए। और तेजी से बिगड़े। बहादुर शाह के बाद तो गद्दी के लिए ऐसी खींचतान मची कि बादशाह असल में कठपुतलियां बनकर रह गए। 1712 में जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन असल में सत्ता जुल्फिकार खान नाम के एक शक्तिशाली अमीर के हाथ में थी। फिर 1713 में सैयद बंधुओं, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर्स कहा जाता है। एक मिनट, किंग मेकर्स मतलब दरबार के अमीर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे बादशाह बना और बिगाड़ रहे थे? बिल्कुल। ये तो सल्तनत के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत था। सही बात है। इन सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को बादशाह बनाया। ये इतने ताकतवर हो गए थे कि वे जिसे चाहते गद्दी पर बिठाते और जिसे चाहते हटा देते थे। ये तो अविश्वसनीय है। और ये दिखाता है कि बादशाह का खौफ और सम्मान दोनों खत्म हो रहा था। फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को वही 1717 वाला मशहूर फरमान है ना, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की छूट दी थी। बिल्कुल वही फरमान। लेकिन जब फर्रुखसियर ने इन्हीं किंग मेकर से छुटकारा पाने की कोशिश की तो 1719 में सैयद बंधुओं ने उसकी हत्या करवा दी। हत्या करवा दी? जी। ये मुगल इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी अमीर ने बादशाह का कत्ल करवाया हो। इसने सल्तनत की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसके बाद तो किसी भी बादशाह के लिए अपनी अथॉरिटी जमाना नामुमकिन हो गया होगा। मैंने मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना है, उनकी क्या कहानी थी? मोहम्मद शाह का दौर काफी लंबा चला, 1719 से 1748 तक। लेकिन उसे प्रशासन से ज्यादा दिलचस्पी, कह सकते हैं, नाच गाने और ऐशो आराम में थी। इसीलिए रंगीला नाम पड़ा? बिल्कुल। और उसकी इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य बिखरने लगा। उसके सूबेदारों ने देखा कि दिल्ली में बादशाह कमजोर है, तो उन्होंने खुद को लगभग आजाद घोषित कर दिया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में, सादत खान ने अवध में
और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपनी अपनी रियासतें खड़ी कर ली। तो ये अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे? नाम के लिए अब भी खुद को मुगल सूबेदार कहते थे, पर असल में ये अपने अपने राज्यों के राजा बन चुके थे। दिल्ली को टैक्स भेजना बंद कर दिया था। समझ गई। तो ये तो हुई बादशाहों की बात, लेकिन क्या सिर्फ एक कमजोर राजा ही पूरे साम्राज्य को डुबो सकता है, या फिर सिस्टम में ही कोई दीमक लग चुकी थी? मैंने जागीरदारी संकट के बारे में पढ़ा है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। अगर आसान शब्दों में समझाना हो तो ये क्या था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बादशाह तो सिर्फ एक चेहरा थे, असली बीमारी तो सिस्टम ने थी। इतिहासकार सतीश चंद्रा ने इसे जागीरदारी संकट कहा है। देखिए, मुगल प्रशासन मनसबदारी सिस्टम पर चलता था। हाँ। बड़े अधिकारियों यानी मनसबदारों को तनख्वाह के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसे जागीर कहते थे। ओके। मनसबदार उस जागीर से टैक्स वसूल कर अपना और अपनी सेना का खर्चा चलाता था। तो इसमें संकट कहाँ से आया? ये सिस्टम तो अकबर के समय से चल रहा था। संकट तब आया जब देने के लिए अच्छी उपजाऊ जमीनें कम पड़ गईं और लेने वाले मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा। औरंगजेब ने दक्कन जीतने के लिए इतने सारे मराठा सरदारों को मनसबदार बना लिया कि सिस्टम पर बोझ पड़ गया। इसे बेजागीरी कहा गया, मतलब जागीर की कमी। जागीरों की कमी। जी। और दूसरी बड़ी समस्या थी जमा और हासिल का फर्क। जमा और हासिल। जमा मतलब वो रकम जो कागज पर जागीर की आमदनी दिखाई जाती थी, और हासिल मतलब वो रकम जो असल में वसूली जाती थी। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। ओह, तो मतलब मनसबदार को कागज पर तो लाखों की जागीर मिलती, पर हाथ में कुछ हजार ही आते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। तो एक अधिकारी को एक जागीर दी जाती थी, लेकिन उसे पता होता था कि साल 2 साल में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। और उस जागीर से उसे उतनी आमदनी भी नहीं हो रही जितनी कागज पर लिखी है। सही। तो वो उस जमीन की भलाई के बारे में क्यों सोचेगा? वो तो बस उसे निचोड़ने की कोशिश करेगा। इज दैट द कोर प्रॉब्लम? एग्जैक्टली। यही इस संकट का दिल था। जागीरदार कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करता था, जिससे किसानों का भयानक शोषण होता था। और किसान तंग आकर या तो खेती छोड़ देते या फिर विद्रोही बन जाते। नतीजा, कृषि बर्बाद हो गई, जिससे साम्राज्य का रेवेन्यू और कम हो गया। और जब मनसबदार के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी सेना कैसे रखेगा? यही बात है। इस एक संकट ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य दोनों कमर तोड़ दी। ये तो व्यवस्था की आर्थिक कमजोरी हुई। लेकिन जब पैसा और जमीन कम होने लगती है तो दरबार में बैठे शक्तिशाली लोगों के बीच खींचतान तो बढ़ी जाती होगी। जाहिर सी बात है। आपने जिक्र किया था कि बादशाह कठपुतली बन गए थे, तो असल में ये धागे किनके हाथों में थे? ये ईरानी और तुरानी गुटों की कहानी क्या है? जब घर का मुखिया ही कमजोर हो तो घर के लोग तो आपस में लड़ेंगे ही। मुगल दरबार उस वक्त 3 बड़े गुटों में बंट गया था। एक थे ईरानी गुट, जो शिया थे। दूसरे थे तुरानी, जो मध्य एशिया से आए सुन्नी अमीर थे। ओके। और तीसरा था हिंदुस्तानी गुट, जिसमें भारतीय मुसलमान और कुछ हिंदू राजा जैसे राजपूत शामिल थे। और ये सब आपस में लड़ रहे थे? ये तीनों गुट सबसे अच्छी जागीरों और सबसे ऊंचे पदों के लिए आपस में लड़ते रहते थे। उनकी वफादारी बादशाह के प्रति नहीं, बल्कि अपने गुट के प्रति थी। इन्होंने प्रशासन को पंगु बना दिया और अपनी लड़ाइयों में बादशाहों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। तो साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। बादशाह कमजोर, खजाना खाली, सेना बेहाल और दरबारी आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में बाहर से एक जोरदार धक्का लगना ही बाकी था, और वो धक्का ईरान से आया, नादिर शाह के रूप में। बिल्कुल। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण वो तमाचा था जिसने मुगल साम्राज्य की बची कुची इज्जत को पूरी दुनिया के सामने तार-तार कर दिया। करनाल की लड़ाई में जो हुआ वो मुगल सल्तनत के लिए शर्मनाक था। क्या हुआ था करनाल में? नादिर शाह की सिर्फ 55,000 की छोटी और अनुशासित सेना ने मोहम्मद शाह रंगीला की लगभग 3 लाख की विशाल लेकिन बिखरी हुई सेना को 3 लाख की सेना को 3 घंटे से भी कम समय में हरा दिया। 3 घंटे में? जी। आलम ये था कि लड़ाई के मैदान में भी मुगल अमीर एक दूसरे की मदद करने के बजाय ये देख रहे थे कि दुश्मन उनके विरोधी गुट को खत्म कर दें। ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। बिल्कुल। और करनाल की हार के बाद दिल्ली में जो हुआ वो तो और भी भयानक था। दिल्ली की लूट? दिल्ली में जो हुआ वो एक नरसंहार था। एक अफवाह के बाद नादिर शाह ने कत्ले आम का हुक्म दे दिया। कहा जाता है कि कुछ ही घंटों में 20,000 से 30,000 दिल्ली वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। हे भगवान। इसके बाद उसने दिल्ली को कई हफ्तों तक लूटा। वो यहाँ से जो दौलत ले गया उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शाहजहां का मशहूर तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी वो अपने साथ ले गया। कोहिनूर भी? जी।
एक अनुमान के मुताबिक उसने करीब 70 करोड़ की दौलत लूटी थी। इस एक आक्रमण ने मुगल खजाने को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। नादिर शाह के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। उसके एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर कई हमले किए। जी, अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में अफगानिस्तान का शासक बना, उसने 1748 से 1767 के बीच उत्तर भारत पर कई बार हमले किए। उसने भी दिल्ली को लूटा, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई? और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई उसने मुगलों के खिलाफ नहीं, बल्कि मराठों के खिलाफ लड़ी थी। अच्छा। इससे पता चलता है कि 1761 तक मुगल बादशाह कितने अप्रासंगिक हो चुके थे कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी लड़ाई में वे कहीं थे ही नहीं। मतलब वो बस एक स्पेक्टेटर थे? उससे भी कम। अब्दाली ने मराठों को तो हरा दिया, लेकिन वो भारत में रुका नहीं। उसके हमलों ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम, यानी शक्ति का एक शून्य पैदा कर दिया। और इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए कौन आगे आया? जाहिर है कोई ना कोई तो इस मौके का फायदा उठाता। इस शून्य को भरने के लिए कई ताकतें थीं। मराठों ने फिर से उठने की कोशिश की, उत्तर में सिख ताकतवर हो रहे थे, जाट भी थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा चालाक और संगठित एक विदेशी ताकत निकली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज। भारत की राजनीतिक फूट का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उनके पास बेहतर तोपें थीं, अनुशासित सेना थी और फूट डालो और राज करो की एक कारगर नीति थी। और यहीं से खेल पूरी तरह बदल गया। बक्सर की लड़ाई को अक्सर एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल। 1764 में बक्सर की लड़ाई निर्णायक थी। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियां। कौन कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब। 3 बड़ी ताकतें एक साथ? और अंग्रेजों ने तीनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने भारत का भविष्य लिख दिया। इस संधि में क्या था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का हक कंपनी को सौंपना पड़ा, जो कंपनी से मिलने वाली पेंशन पर जीता था। सिर्फ पेंशनर? जी। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह अब लाल किले में महज एक कैदी बनकर रह गया। आखिरी 2 बादशाह, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर, का अधिकार सिर्फ किले की दीवारों तक ही सीमित था। और फिर 1857 में इस लंबे धीमे पतन का अंत हुआ। जी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक शासक से ज्यादा एक बेहतरीन शायर और एक प्रतीक थे। जब 1857 में विद्रोह शुरू हुआ तो सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। ये मुगल नाम की बची खुची वैधता का आखिरी इस्तेमाल था। तो उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया? जफर ने शायद बेमन से ही ये नेतृत्व स्वीकार किया। जब अंग्रेजों ने विद्रोह को बेहमी से कुचल दिया तो उन्होंने इसका सारा ठीकरा बूढ़े बादशाह पर फोड़ा। उन पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ हिंदुस्तान से 300 साल पुराने मुगल वंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमजोर बादशाह, अंदरूनी कलह, जागीरदारी जैसा सिस्टमिक क्राइसिस और बाहरी आक्रमणों का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म था। ऐसा लगता है कि साम्राज्य अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि नादिर शाह और अब्दाली के बाहरी हमलों ने उसे बस धक्का देकर गिरा दिया। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये सोचना दिलचस्प है कि अगर 18वीं सदी में नादिर शाह और अब्दाली के ये विनाशकारी आक्रमण न हुए होते तो क्या होता? क्या मुगल साम्राज्य अपने आंतरिक संकटों से धीरे धीरे उभर पाता, या उसका पतन फिर भी तय था और इन आक्रमणों ने बस उस प्रक्रिया को तेज कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे इस पावर वैक्यूम ने एक व्यापार करने आई कंपनी को पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने का मौका दिया?